नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं। जी हाँ, आज से हमने समय बदल लिया है। अब दोपहर 2 बजे नहीं, दोपहर 1 बजे होगी आपके साथ मुलाकात और हर रोज करेंगे शेयर बाजार में बात। पर्सनल फाइनेंस को लेकर के प्रियंका संभव जी जुड़ेंगे आपसे हर रोज शाम को 4 बजे। तो अब दिन में 2 बार हेलो मनी 9 के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जितनी वित्तीय समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, सभी प्रश्नों को एक कार्यक्रम में समेट पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तमाम दर्शकों की शिकायतें आ रही थी, तो हमने आपकी शिकायतों को दूर करने के लिए आज से इस कार्यक्रम में एक थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि अब हर रोज़ दोपहर 1 बजे हम शेयर बाजार से जुड़ी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, क्या स्ट्रेटजी आपको करनी चाहिए, अगर BTST करना है तो उसके लिए कौन से शेयर हो सकते हैं, STBT करना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, वायदा बाजार को लेकर के कोई समस्या है तो भी उन तमाम समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। आप भी जुड़िए हमारे साथ इस खास मुहिम में। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और इसी कार्यक्रम के दौरान हम जो है आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप है। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी विस्तृत रूप से आप हमें भेजिए और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपके सभी प्रश्नों को अब अपने कार्यक्रमों में हम समाहित कर सकें। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी से। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब हमने हर रोज़ अब हम शेयर बाजार से जुड़ा कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, समय में थोड़ा परिवर्तन किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस पहल को? बहुत सारे दर्शकों की शिकायत थी कि शेयर बाजार पे थोड़ी कम बात हो पा रही है, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि अब दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए और दर्शकों की मांग को स्वीकार किया जाए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विपुल जी यहाँ पर आपके साथ जोड़ने के लिए। और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं से अगर आप कहेंगे तो इन्वेस्टर के साथ मेरी भी जो है वो रिक्वेस्ट यही रहती कि बिल्कुल इसको मार्केट का समय दीजिए, बिकॉज मनी 9 को अब लोग एक नए नजरिए से देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग जो है वो अब अपने कंप्लीट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे आज हजारों वेबसाइट्स हैं, लाखों जो है वो यूट्यूब और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन मनी 9 जैसा कोई नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सब, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे इंस्टाग्राम वाले हो या ट्विटर हो, वो तो जरूर कमाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं से इससे वंचित रह जाता है। तो मुझे लगता है मनी 9 की ये पहल काफी अच्छी है, बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके के प्रोग्राम से इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिलेगी और शायद उसका फायदा भी आपको देखने को मिलेगा। और सर, आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे करके आपके माध्यम से भी बताएंगे। हो सकता है अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते से। अब बाज़ार की शुरुआत में भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 घंटे का कार्यक्रम लेकर के आएँ, तो दोपहर में, मार्केट ओपनिंग में और क्लोजिंग के बाद, तो तीनों समय हम दर्शकों के साथ अवेलेबल रहें ताकि हर पल की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा सकें। बाकी पर्सनल फाइनेंस को लेकर के बाकी शोज़ भी हमारे रहेंगे, उसमें भी हम इजाफा कर रहे हैं। तो तमाम हम कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जरा आज के बाज़ार पर जरा नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो बाज़ार की दिशा जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है बाज़ार। 17,766 पे बाज़ार आज खुला था, वहीं पे हम देख रहे हैं उसके ऊपर उसी के इर्द गिर्द खाई बनता हुआ दिखाई दिया। बाज़ार की इस वोलेटिलिटी को कैसे देख रहे हैं सर आप? और ख़ासतौर से जिस तरीके से कल हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, खासतौर से IT कंपनियों के में जिस तरह की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यहाँ से बाज़ार की दिशा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बाजार एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुका है जहां से कि ये कह लीजिए कि बिल्कुल जी एक अप और डाउन साइड पे जो है वो एक लिमिटेड यहाँ पर पोजीशन बन रही है। लेकिन मैं एक स्टडी अभी देख रहा था जिसमें कि ये समझ में आया कि लास्ट 2 क्वार्टर से कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर और ट्रेडर का वॉल्यूम घटा है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ, पहला। दूसरा, अगर मैं देखता हूं तो जो आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय कहीं से भी जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में, आपने SIP में इन्वेस्ट किया हो, तो लास्ट जो 2 क्वार्टर के रिटर्न्स रहे हैं वो बड़े सरप्राइजिंग रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसी वजह से मार्केट की दिशा तय नहीं हो पा रही। लेकिन ये जरूर है कि मार्केट में करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन अगर आता है तो वो काफी हद तक अच्छा होता है, पब्लिक के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी। शेयर्स अच्छे भाव पर मिलते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि
आप सही स्टॉक को चूज करिए, सही स्टॉक खरीदिए, तो मार्केट कैसे भी हो आपको पॉजिटिव रिटर्न जरूर मिलेगा। रही बात निफ्टी की कर लें तो इस समय 18,900 के पास निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है और यहाँ पर 17,700 के पास निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है जब तक 18,000 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता, लेकिन डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड होगा। 17,500 के टर्म्स आपको इस वीक तक में एक बार तो देखने को मिल सकते हैं और उन लेवल्स को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जी, तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज भेज रहे हैं, तो ये करके बातचीत करते हैं। पहले दर्शक विनय हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार विनय जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बात कर रहा हूँ सर जी। हिमाचल प्रदेश के बैतूल जिले से। बैतूल जिले से, चलिए बहुत अच्छी बात है। मौसम कैसा है सर हिमाचल में अभी? सर मध्य प्रदेश में तो ठीक ही है, बदली का माहौल है। चलिए बदली का माहौल है, बहुत खुशकिस्मत हैं आप। यहाँ तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि मतलब आप बाहर निकलिए और बिल्कुल सूर्य देवता जो है बिल्कुल आग बरसा रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर मेरा ये प्रश्न है कि सर जी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूँ, तो उसके लिए मुझे वो चाहिए था कि मतलब कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट की क्या प्लानिंग होंगी, वो मुझे पता नहीं है। करना है वो तो पता है, पर किस प्रकार करूँ मुझे वो जानना चाहता हूँ। तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगाना चाह रहे हैं? अभी तक आपने कोई पैसे नहीं लगाए? शेयर बाजार के बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत? जी सर जानकारी तो है, पर मतलब अभी तक के हमने मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं चालू करी, खाली अकाउंट ओपन करके रखा है। अच्छा अच्छा, चलिए दो बातें हैं। वैसे तो रवि जी ज़्यादा बेहतर जानकारी देंगे कि शुरुआत में अगर आपको बिल्कुल अगर जानकारी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाज़ार में उतरिए। लेकिन अगर आप शेयर लेना चाह रहे हैं तो रवि जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब पहला निवेश इनका है, थोड़े थोड़े पैसे जो कहीं से इकट्ठा ये करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके शेयर बाज़ार को सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न भी चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म नज़रिया के साथ में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाह रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा इनका विचार है, क्योंकि देखिए मार्केट में एक बार में पैसा लगाना बिल्कुल गलत है। आपके पास अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 1,00,000 रुपए का अगर सेविंग आपके पास है और आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले शुरुआत 10,000 और 15,000 से करिए। पहले मार्केट को समझने दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे पार्शियली पैसा इंक्रीज करिए। अब यहाँ पर कोशिश यही होती है हमेशा कि आपको ये देखना होता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी के तहत करें। आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपको इमीडिएटली आपने पैसा सेव किया और पूरा इन्वेस्ट कर दिया और पूरा का पूरा डूब गया। तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है थोड़ी सी जो आपके खास तौर से स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप मुझसे पूछते तो मैं जरूर बताता, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है और आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसके तहत ही आप इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है आप अपने उत्तर से संतुष्ट होंगे। इस बीच परमार संदीप जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। परमार जी नमस्कार। हेलो सर। हेलो सर, परमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? जामनगर गुजरात। गुजरात से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। कैसे हैं आप, क्या करते हैं? बस ठीक हो सर। अभी तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और स्टॉक मार्केट का भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? अदानी एंटरप्राइज का टारगेट कितना रहेगा? मैंने बाई किया है 1780 में। एक बार फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है सर। मैं अदानी एंटरप्राइज का बाई किया हुआ है शेयर का। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि मैंने बाई किया है 1870 रुपये में। किस रेट पे लिए हैं आपने अदानी एंटरप्राइजेस? 1880 रुपये में जी। 1880। 1080 ना 1880। 1880? हाँ। अच्छा अच्छा, 1880 पे आपने लिए हुए। होल्ड करे कि मैं सेल करूं? और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं वैसे आप? कर सकता हूँ 6 महीने तक। 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। अदानी पे सर जब से पिछले घटनाक्रम घटा है हर रोज ही सवाल आते रहते हैं, कभी अदानी पोर्ट पे, कभी अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के। आपके साथ हमने कार्यक्रम भी किया और आपने अदानी को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी भी बनाई। अब ये 1880 पर है तो बहुत ज़्यादा नुकसान में तो नहीं है, 15-16 रुपये का नुकसान इन्हें हो रहा है अभी, तो मेरे ख्याल से गिरावट के बाद ही इन्होंने लिए होंगे। अब 5-6 महीने का नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है। आज थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर है, कैसे देख रहे हैं आप? अभी होल्ड करके रखें, क्या टारगेट देंगे? बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर विपुल जी होल्ड करना चाहिए और आप
को याद हो तो मैं पिछले कई आपके जो 2 बजे के शोज होते थे उसमें मैंने कई बार आपको बताया भी स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी, और यही कहा कि आप कॉन्फिडेंस रखिए, यहाँ पर समय दीजिए, आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। अभी 2-4-5 रुपए 10 रुपए का वोलेटिलिटी बना हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज सा ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन जल्दी ही आपको ऊपर आता हुआ नजर आएगा, तो अभी फिलहाल पोजीशन में बने रहे। जी, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अर्जुन ठाकुर जी ने प्रश्न हमें भेजा हुआ है। अर्जुन ठाकुर जी ने यूट्यूब का माध्यम चुना है हमसे जुड़ने के लिए, और इनका कहना ये है कि इन्होंने विप्रो 150 शेयर इनके पास हैं और वो इन्होंने 360 रुपये के भाव पे खरीदे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में मैं फंसा हुआ हूँ 14 रुपये 30 पैसे में, और ये जानना चाह रहे हैं कि अप्रैल सीरीज़ में क्या ये मेरा भाव देखने को मिल पाएगा कि नहीं। अब आईटी सेक्टर की तो कल हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की, और आज रवि सर से भी चर्चा कर लेते हैं। रवि सर, काफ़ी ज़्यादा सवाल कल हमको आ रहे थे, ख़ास तौर से जब इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी एक दिन में 15% तक टूट जाए तो, और काफ़ी घबराहट लोगों के मन में थी। कई सारी दिग्गज कंपनियां जो है वो अपने 52 वीक लो पे चल रही हैं। ओवरऑल आईटी को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर बॉटम बन चुके हैं, या आपको और ज़्यादा यहाँ पर पैनिक देखने को मिल रहा है? और इनकी जो खरीद है वो 360 की है, विप्रो पे आपकी राय, पर ओवरऑल आईटी सेक्टर को आप कैसे पढ़ रहे हैं, इस समय देख रहे हैं? क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या थोड़ी थोड़ी खरीदारी अभी कर सकते हैं, और जो लोग हायर लेवल पर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सबके अब इंडिविजुअल फंडामेंटल पे काम चल रहा है, क्योंकि पहले जब मैं देखता था मार्केट को तो मुझे ये समझ में आता था कि शायद कहीं ना कहीं से अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले होता था कि अगर आईटी सेक्टर को जुकाम होता था पूरे मार्केट में बुखार हो जाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट डिफरेंट चलती है। और डिफरेंट का मतलब है कि थोड़े से इंडिविजुअल यहाँ पर जो अभी आईटी सेक्टर में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल इंपैक्ट है जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी खरीदारी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी जो है परेशानी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर रुक के करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और एवरेज करने के लिए शोज देखते रहिए। अब हम आगे जो है वो जहां पर रिकमेंडेशन देंगे वहां पर आप करिएगा तो ज्यादा बेटर है, बट फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पल्स पे। चलिए इस बीच जो है रचित सक्सेना जी का सवाल लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो अभी विप्रो पे जो उनका सवाल था सर, उसका उत्तर रह गया। विप्रो जो इनके पास है और आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर, अर्जुन ठाकुर जी का जो सवाल था उस पर अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें कि विप्रो इन्होंने 360 पे लिए हैं, 1430 पे इनके पास आलोक इंडस्ट्रीज़ है। सुन पा रहे हैं सर? देखिए, आलोक इंडस्ट्री है ऐसा कोई शेयर नहीं है कि जिसपे कि आप जो है वो बहुत बड़ा दांव लगाएं, और मुझे लगता नहीं है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट होना ज्यादा समझदारी है। और विप्रो सर जो अभी होल्ड करें या निकल जाए, एक बार लॉस बुक कर लें? नहीं, मैं नया परचेस करने को मना कर रहा हूं, लेकिन अभी आप विप्रो पे पोजीशन को होल्ड करते चल सकते हैं। विप्रो की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। रंचित सक्सेना जी ने अपना प्रश्न पूछा है हमसे, और रंचित सक्सेना जी कह रहे हैं, सर मुझे प्लीज़ कुछ स्टॉक सजेस्ट करिए, कोई भी शेयर बताइए, बैंकिंग हो या फिर रेलवे स्टॉक्स हो या डिफेंस हो या कोई भी एरिया हो। मैं करीब 2 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। तो ये कुछ जो है 2 लाख रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं। क्या पहली बात तो ये कि क्या जो अभी का जो समय है वो सही समय है निवेश करने के लिए, या फिर बाज़ार की दिशा एक बार स्पष्ट हो जाए, बाज़ार 18,200 के पर टिकने लगे उसके बाद नए पैसे लगाने चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा निवेश अभी शुरू कर देना चाहिए? और अगर निवेश करें तो कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जहां पे आप निवेश की सलाह इस समय दे रहे हैं? और शेयर पे चाहें तो हम कार्यक्रम के आखिर में भी चर्चा कर सकते हैं। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। जी जी, रंचित सक्सेना जी कह रहे हैं, सर प्लीज़ मुझे कुछ स्टॉक्स सजेस्ट कीजिए, कोई भी सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस हो, आप मुझे बताइए। मुझे 2 लाख रुपए निवेश करने हैं। तो मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्या एक तो ये समय सही है, या बाज़ार 18,200 के ऊपर निकल जाए, एक बार स्पष्टता आ जाए उसके बाद पैसे लगाने चाहिए? दूसरा, अगर बाज़ार में इस समय पैसे लगाने हो तो कौन से सेक्टर होंगे जो आपको इस समय लग रहा है कि लीड करेंगे अगली रैली को? और चाहें तो शेयर जो है हम कार्यक्रम के आखिर में भी बता सकते हैं।
देखिए ओवरऑल इस समय बैंकिंग सेक्टर पे ही आपको भरोसा बनाकर रखना चाहिए और खास तौर से कुछ स्टॉक्स अगर मैं रिकमेंड करूं तो मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स पर है और मैं समझता हूं कि आपको इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। बाकी मार्केट में थोड़ा बहुत जो है वो उतार और चढ़ाव तो रहेगा। तो ये 2 लाख पूरे अभी लगा दें या फिर थोड़ा रुक रुक के लगाने चाहिए सर इन्हें? मैंने 3 शेयर बताए, इसमें आप पार्शियली डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये टाइमिंग सही है ना अभी के लिए कि 2 लाख रुपए अगर लगाने हैं तो पूरे लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। तो ये जो 3 बैंकिंग शेयर आपको बताए गए हैं यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं रंजित, वो आपके लिए सही स्ट्रेटजी रहेगी। सर आज एक जिस सेक्टर पे आज सबसे ज़्यादा एक तरीके से ध्यान जिसने आकर्षित किया है, वो हम चाहेंगे कि करके ज़रा हम अगर अपने दर्शकों को दिखा सकें। रेलवे स्टॉक्स में आज काफ़ी बज़ देखने को मिल रहा है, वो हम चाहे टेक्समैको हो या रेलटेल हो, तमाम शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। हम चाहेंगे ज़रा इंट्राडे चार्ट अगर आप दिखा सकें हमारी टीम कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम बीएमएल में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा टेक्समैको में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं रवि जी रेलवे स्टॉक्स की इस तेज़ी को, और ये कुछ सस्टेनेबल है? रेलवे स्टॉक्स में कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको पसंद आ रहे हो? देखिए इस समय रेलवे स्टॉक में तो मोमेंटम अच्छा बना ही है और खास तौर से आरबीएनएल यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन में दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि विपुल जी रेलवे में अगर फोकस करना है तो जिस हिसाब से रेलवे के स्टॉक्स ने यहाँ पर अच्छा दमखम दिखाया है उसमें आरबीएनएल ज्यादा यहाँ पर जो है वो फोकस स्टॉक दिख रहा है, तो आप इसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। आरबीएनएल अभी 3.25% के आसपास की तेजी देख रही है सर, यहाँ पे 75-51 के आसपास चल रहा है। आप क्या टारगेट दे रहे हैं और कितने समय के लिए यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि ये बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होते हैं जो कि मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, ट्रेडर उनकी जो मानसिकता होती है। तो अगर आरबीएनएल को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या लक्ष्य आप आने वाले दिनों के लिए देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप विपुल जी ये देखेंगे कि आरबीएनएल जैसे स्टॉक्स जो हैं वो हमेशा आपको उस समय तेजी पे दिखाई देते थे जब जनवरी बजट का सेशन होता था। बट अभी आरबीएनएल में आपने बजट के बाद एक अच्छी रैली देखी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 90-95 तक का दमखम दिखा सकता है, तो बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा करके पार्शियली यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट लेवल 70 से 75 के बीच के ही हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल पे लेना चाहिए। तो करंट लेवल पे अगर आप रेलवे स्टॉक्स पे प्ले करना चाह रहे हैं, रेलवे में खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो आरबीएनएल रवि जी का मानना है कि वो सबसे बढ़िया जो है पसंदीदा पिक हो सकती है। वहाँ पे आप दांव लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच ज़रा कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। साक्षी जी का भी प्रश्न आया है और साक्षी सिंह जी पूछ रही हैं कि अदानी इंटरप्राइजेस पे फिर एक सवाल आया है। इन्होंने 600 शेयर ले रखे हैं 1200 के भाव पर। टाटा मोटर्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 200 शेयर 410 रुपये के भाव पर। और जैसा कि साक्षी जी ने पहले भी एक बार इस पर प्रश्न किया था सूरत टेक्सटाइल को लेकर के 9.63 रुपये पे, और वो कह रही है कि सूरत टेक्सटाइल में मैं ट्रैप हो गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। 3 शेयरों पे इनका प्रश्न है। खासतौर से आपसे हम ऑटो पे राय जानना चाहेंगे। अदानी इंटरप्राइजेस पे तो आपने अभी बताया है, आप चाहें तो एक बार रिपीट कर दें हमारे साक्षी जी के लिए। लेकिन ऑटो सेक्टर में बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे ऑटो इंसलरी हो या फिर बाकी टू व्हीलर पैक में हम देख रहे हैं कि एक तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये आउट परफॉर्मेंस कितनी सस्टेनेबल है, कितनी टिकाऊ है, और टाटा मोटर्स पे आपका व्यू और ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, पहला तो जो सूरत इनका है उस पे अगर आपको मेरा कमेंट याद है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था तुरंत निकल जाइए, दिमाग मत लगाइए। जब तक आपके दिमाग में फंसा रहेगा आप दूसरा स्टॉक नहीं ले पाएंगे और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आज भी वही कॉल है, एग्जिट। दूसरा, आप ऑटो इंडस्ट्री की तरफ अगर आप देखती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी दमखम है कि आप स्टॉक्स में आपके पास चॉइस है कि आप कौन से स्टॉक की तरफ जाते हैं। टाटा मोटर बात कर लीजिए, 520 के लेवल बहुत जल्द दिख जाएंगे। अब आते हैं कि टाटा मोटर की जगह अगर ऑटो इंडस्ट्री में जाना तो मैं कहूंगा कि आप डिवाइड करके जाइए, कुछ पार्ट्स के स्टॉक रखिए और कुछ आप बड़े स्टॉक्स रखिए। टाटा मोटर, मारुति को बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दमखम इनमें अच्छा खासा है, कोई भी डिप मिलती खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर रेको ऑटो 72 रुपए का स्टॉक चल रहा है, उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप एक्साइड इंडस्ट्री को देखते हैं तो मुझे लगता है कि उस पे भी आज जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 220 तक के लक्ष्य जा सकता है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। जी,
चलिए, इस बीच तो उम्मीद करते हैं साक्षी जी आपको आपका प्रश्न का उत्तर काफ़ी विस्तार से मिल गया होगा रवि जी की तरफ से। अगले दर्शक जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है वो है मनोज पटेल जी। मनोज पटेल जी ने ले रखे हैं रेडको खैतान के शेयर और ये 50 शेयर इनके पास हैं, 1200 की इनकी खरीद है और ये जानना ये चाह रहे हैं कि अब रेडको खैतान में क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं भेजा है, लेकिन अब गर्मी बढ़ रही है सर। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस गर्मी का निदान जो है वो रेडको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट जैसे ब्रांड के माध्यम से तलाशना चाहते हैं, उससे ठंडक पानी चाहते हैं। तो आप ओवरऑल लिकर सेक्टर पे आपका व्यू क्या है, और ख़ास तौर से जो इनका प्रश्न है 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं रेडको खैतान के 1200 के भाव पे। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। वापस से आपको 1250 और 1350 के लक्ष्य दिख सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, गर्मियों का समय है और ये कंपनी में अच्छा खासा दमखम है, डिमांड आगे निकल के आएगी, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए पोजीशन को और 1350 का लक्ष्य लेके चलना चाहिए। तो 1350 का लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो आपकी खरीद से थोड़ा सा नीचे है, 90 रुपये के आसपास का नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जो है आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। अगली दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है वो है विकास जी, और विकास जी जानना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट पर अपना व्यू शेयर कीजिए सर। मेरे पास 60 शेयर हैं और मेरी एवरेज प्राइस 1775 रुपये की इनकी एवरेज प्राइस है और इनका नज़रिया जो है वो लंबी अवधि का है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और अभी आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। कौन सा शेयर नाम लिया सर विपुल जी? दीपक नाइट्राइट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 60 शेयर इनके पास हैं और औसत इनकी प्राइस जो है वो 1775 की है, लंबी अवधि का नज़रिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट की बात करें तो 2150 तक के टारगेट दिखा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो बिल्कुल इस पोजीशन को होल्ड करें 2150 के लक्ष्य। 2150 के लक्ष्य के साथ आप बने रहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर एक बात जो आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने एक मोमेंटम जो है वो हमने चीनी शेयरों में भी देखा। चीनी शेयरों में जो बीच बीच में जो खरीदारी आ रही है और लंबे समय से हमने इस पर चर्चा नहीं की, यहाँ पर कोई शेयर ऐसे हैं और जो आपको अच्छे लग रहे हों, और यहाँ पर इस सेक्टर के फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कुछ पकड़ा है यहाँ पर? देखिए, शुगर इंडस्ट्री में जब भी मोमेंटम होता है तो हमेशा आपको जब पॉलिसीज का डिसीजन होता है तभी आता है। फिलहाल अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्टिव मोड दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर विपुल जी शुगर इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय देंगे, थोड़ा करेक्शन आए तो ज्यादा अच्छा है। अभी स्टॉक्स थोड़े ओवरबॉट दिखाई दे रहे हैं जी, तो अभी स्टॉक्स जो है वो थोड़े से ओवरबॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न लें, उससे पहले जरा अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आखिर में अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है और तरीका नहीं बदला है, समय ज़रूर हमने बदला है। 9311121874 ये हमारा जो है दूरभाष क्रमांक है, व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में हमको भेजें, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं। इतनी डिटेल के साथ अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों को उतनी ही विस्तार पूर्वक हमारे एक्सपर्ट से हम राय दिला सकें। चलिए, इस बीच विकास जी कह रहे हैं धन्यवाद विपुल जी, रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए और जो है अपना प्रश्न जो है पूछने के लिए। आप तमाम दर्शकों की वजह से ही हम जो है इस कार्यक्रम में तमाम बदलाव भी कर रहे हैं। राहुल डेविड जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी, और अच्छी बात है कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम न सिर्फ देखते हैं बल्कि आपकी प्रतिक्रियाएँ भी हमको लगातार मिलती रहती हैं। लेकिन परिवर्तन सिर्फ सवाल जवाब में नहीं हुआ है, परिवर्तन हमने कई सारे परिवर्तन किए हैं और अब बाज़ार दोपहर के बाद कैसा चलेगा, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, इसके लिए
जरा अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी शौर्य के पास और जानते हैं कि यूरोपीय बाजार से क्या कुछ अपडेट मिल रही है। शौर्य, आपसे जानना चाहेंगे यूरोपीय बाजार से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। जी विपुल जी, अगर यूरोपियन बाजार की बात करें तो आज वो हल्की सी तेजी के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जब खुले थे तो बाजार में चाहे कैक हो, डेक्स, फुटसी, सब में 0.3% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी और अभी भी थोड़ी बहुत तेजी जो है वो बनी हुई है। आज जो सबसे बड़ा फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स में नजर आया है वो है चाइना का इकोनॉमिक डेटा। चाइना के इकोनॉमिक डेटा हम लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे पूरी दुनिया, क्योंकि चाइना लॉकडाउन से गुजर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। तो अब जैसे जैसे चाइना का डेटा इंप्रूव हो रहा है तो ये नजर आ रहा है कि पूरी आर्थिक स्थिति में दुनिया की, मार्केट्स की, सेंट्रल बैंक के डिसीजन सब उस पर इंपैक्ट होंगे। और आज हमने देखा कि जो चाइना की जीडीपी है वो 2023 के पहले क्वार्टर में 4.5% से बढ़ी थी, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी कि वो 4% से बढ़ेगी। तो ये देखा जाए गुड न्यूज़ है कि चाइना की जीडीपी एक्सपेक्टेशन से अच्छी निकल के आई है। उसी के साथ साथ जो बाकी इंडिकेशंस है वो भी अच्छे हैं। जैसे बाकी रिटेल सेल्स है वो मार्च के महीने में 10.6% से बढ़ती हुई नजर आई है। अगर आप कंज्यूमर स्पेंडिंग का ट्रेंड देखें तो वो कुछ टाइम से लगातार एक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम इंडस्ट्रियल साइड से देखें तो वहां सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 3.9% से बढ़ा है। उसके साथ साथ जो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट है वो 5.1% से बढ़ा है, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम माना जा रहा है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग का सर्वे है PMI, उसमें भी हमें जो है एक 50 के आसपास नजर आ रहा है। 50 कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन का जोन को डिवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को, और काफी टाइम तक वो नीचे था। तो इससे पता लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड से इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। और उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना एक्सपोर्ट करता है बहुत जगह, एक्सटर्नल डिमांड अच्छी नहीं आ रही, जिस वजह से फर्क पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम पूरे बिग पिक्चर को देखें कि इसका दुनिया भर के मार्केट्स में और वो कैसा नजर आएगा, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये है कि जो चाइना की प्रॉब्लम है वो वेस्ट से अलग है। वेस्ट में इन्फ्लेशन आ रहा है, बैंकिंग क्राइसिस नजर आई थी, चाइना में कुछ नहीं है। चाइना का इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है, वो 1% से भी नीचे चल रहा है। और बल्कि उसके साथ अगर एक और चीज देखें वहां पे कि चाइना में बैंकिंग क्राइसिस वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो इन सब बातों से देखें तो चाइना के लिए ठीक है, लेकिन चाइना के साथ अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो कई सारी हैं। चाइना कुछ साल पहले तक उससे ग्लोबल एम्बिशन नहीं थे पॉलिटिकल लेवल पे, वो खाली अपने आप को एक प्रोडक्शन की तरह था। डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता था यूरोप में, उस पर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और इस तरह से चाइना ने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया, दुनिया भर की बेस्ट टेक्नोलॉजी ले ली। लेकिन अब जो है प्रॉब्लम ये आ रही है, चाइना ने बेस्ट टेक्नोलॉजी को कैचअप कर लिया है। अब उन्हें अगर आगे ग्रो करने के लिए अपनी कंपनीज को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर कंपनीज चाइना से भागना चाह रही हैं। तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाइना को ये करने की जरूरत है कि उन्हें फ्रीडम दें, और वो जो है फिर दिक्कत आ सकती है। चलिए शौर्य, बहुत विस्तार पूर्वक आपने चीन के ऊपर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूरोपीय बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो एक तरीके से अच्छी जो है वहाँ पर शुरुआत जो है वो हरे निशान में हुई है, लेकिन 4.5% के आसपास जैसा कि बता रहे हैं शौर्य की वहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अब अगला सवाल जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है मोहम्मद ज़फ़र हुसैन साहब की तरफ से, और कह रहे हैं कि हेलो सर, शेयर बाज़ार से कमा नहीं पाता हूँ, एक बार बहुत नुकसान होता है, फिर डर जाता हूँ, फिर थोड़ा सा फ़ायदा होता है, डर से बिक्री कर लेता हूँ, बाद में बहुत और ज़्यादा शेयर जो है वो नीचे चला जाता है। सोना कॉम के शेयर ले सकते हैं क्या? अच्छा, ये सर बड़ी समस्या है, ख़ास तौर से वो लोग जो नियमित रूप से बाज़ार में नहीं रहते हैं, तो उनको लगता है कि जो शेयर जहाँ लिया वहीं से वो ऐसा लगता है कि वही रेजिस्टेंस बन जाती है, उसको शेयर फिर आगे चलना बंद हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जब भी बाज़ार में एंट्री करता हूँ नुकसान हो जाता है, फिर डर लगने लगता है। अब ये फिर से एंट्री करना चाह रहे हैं और सोना कॉम के शेयर में एंट्री करना चाह रहे हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी ऐसे तमाम दर्शकों के लिए जिनको लगता है कि वो उनके शेयर में खाली स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होते हैं, वो जो शेयर ले लेते हैं जिस भाव पे लेते हैं वही रेजिस्टेंस बन जाता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे दर्शकों से आप? सर, स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बताया ना, लालच बुरी बला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी होती है कि कोई 8 रुपए का स्टॉक, 20 रुपए का स्टॉक, 10 रुपए का स्टॉक खरीद लें और हम 10,000 रुपए लगा करके सीधे 1 लाख रुपए कमा लें। जब तक आप इस साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, और आप बिलीव रखिए। इसीलिए अब जब आपने जो सोना कॉम भी आपने जो सजेस्ट किया है स्टॉक, आप एक बार वापस फंडामेंटल देखिए और फिर उसके बाद बताइए कि आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदेंगे जो, या फिर आप ऐसी सब्जी खरीदेंगे जो सड़ी हुई है और आपको सिर्फ 2 रुपए किलो मिल रही है, या फिर जो सामने मार्केट में 10 रुपए किलो सब्जी उसको लेंगे। तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, और रियलिटी ये है कि आप
स्टॉक के प्राइस देख करके कभी भी स्टॉक को मत खरीदे। स्टॉक के डिटेल, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, या फिर उसके ये सोच के निवेश करिए कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस या इस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं तो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये कंपनी का प्रोडक्ट मुझे भी पसंद है, मुझे भी समझ में आता है, मैं भी यूज करता हूं। तो तब आप इस तरीके से आप जब सोच को बदलेंगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आप ये सोच के निवेश करेंगे 2 रुपए 4 रुपए, मैं ऐसे 100 स्टॉक्स के नाम ले सकता हूं जो कि 2 रुपए 4 रुपए पे, आपके अभी थोड़ी देर पहले ही सूरत की बात हुई थी, आलोक इंडस्ट्री की बात हुई थी। ये सब वो है जो पोर्टफोलियो में जो है वो पैरासाइट्स की तरह आपके पोर्टफोलियो को खाते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए और अच्छे स्टॉक चूज करिए, जरूर प्रॉफिट होगा। पेशेंस भी बनाकर रखिए, धैर्य रखिए, अच्छे शेयरों को चुनिए और अच्छे शेयर चुनने के लिए अच्छे एनालिस्ट को चुनिए। जैसे रवि जी सही विश्लेषण करते रहते हैं और अपनी रिसर्च जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए। तो निश्चित रूप से शेयर बाज़ार में अब तक का जो आपका अनुभव काफ़ी ख़राब रहा है वो शायद ना रहे आने वाले दिनों में और अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। इस बीच एक दर्शक नूर हसन साहब ने हमें अपना प्रश्न भेजा है और नूर हसन साहब का जो प्रश्न आया है वो लोटस चॉकलेट के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप राय वो जानना चाहते हैं लोटस चॉकलेट में इस समय क्या करना चाहिए। अब इन्होंने शायद ले रखे हैं शायद शेयर, तभी ये पूछ रहे हैं क्या करें, लेकिन किस भाव पे लिए ये हमें नहीं पता। अभी 188 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है सर। और क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मूव रहा है दिसंबर जनवरी के बीच में, जनवरी के आसपास ये 100 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता था और एक महीने में 450 पहुंच गया। ये देखिए चार्ट किस तरीके से तेज़ी के साथ ऊपर गया और अब उतनी तेज़ी के साथ नीचे आया। इस तरह के शेयर में जाना ही क्यों? लेकिन रवि जी से पूछते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। रवि सर, इतने वॉलेटाइल कि 100 रुपये का शेयर एक 15-20 दिन में 400 हो जाता है, फिर वो 400 से नीचे आकर के 200 हो जाता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनके नूर हसन साहब को? देखिए, अभी भी हमारे यहाँ पे सेबी जो है वो इतना जो कोशिश कर रहा है इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए, कंपनियों की बहुत सी पोल भी खोलता रहता है। ब्राइटकॉम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बावजूद भी ऐसे बहुत से शेयर हैं जो कि कंपनियां मैनिपुलेट करती हैं, न्यूज फैलाती हैं, फ्रॉड करती हैं। उन कंपनियों के तरीके से ये शेयर है। 40 रुपए का शेयर था, आपको मैं डेट के हिसाब से अगर बताऊं 7 जून 2021 में ये स्टॉक 10 रुपए का होता था। उसके बाद ये स्टॉक ने हाई बनाया आपको 480 रुपए का, और जो हाई बना वो बना फरवरी 2023 में। और अब लोग फंसे हैं। अब आप जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत से सवाल पूछेंगे, सर ये वापस 10 रुपए आ जाएगा क्यों? क्योंकि अगर एक लेटर सेबी का गया, इंक्वायरी बैठी, ना तो कोई फंडामेंटल है ना तो रिजल्ट अपडेट है, ऐसी कंपनियों को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया सेबी को जरूर करनी चाहिए और इन्वेस्टर को बचाना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक सिर्फ आपको दिए जाते हैं आपका पैसा आपसे लेने के लिए। दूर रहिए ऐसे स्टॉक से, बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये 180 का है, कल 480 का था, 440 का था, आगे वापस 80 रुपए का ही रह जाएगा और आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। इतने सारे विकल्पों पे हम लोग रोज़ बात करते हैं, तो कम से कम उन्हीं विकल्पों पे गौर कर लीजिए। क्यों ऐसी कंपनी ढूंढ करके लाना जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको। तो चलिए, लेकिन कार्यक्रम अब समाप्त करने के नज़दीक हम हो रहे हैं, लेकिन चलते चलते जो कि हमारे दर्शक का एक प्रश्न था कि बाज़ार में कहाँ पैसे लगाएं। एक तो आपने RVNL का जिक्र किया, REC का जिक्र किया, कोई एक दो कंपनी सर आप कुछ और बताना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा हो, चलते चलते हमारे दर्शकों को अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो? हाँ, बैंकिंग शेयरों के 3 बैंकिंग शेयर भी बताया आपने आज। जी बिल्कुल, मुझे लगता है वो बस विपुल जी आज की जो मार्केट के हालात है उसमें ये 5 शेयर जो आपसे चर्चा हुई उन्हीं शेयरों पे आप फोकस करें। पहला आपने हुडको यहाँ पे देखा 48 रुपए तक का लक्ष्य, REC देखते हैं 140 रुपए का लक्ष्य, SBI और फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें आप फोकस करके चल सकते हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस समय अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको पूरे निवेश करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 30 से 40 रुपए ही निवेश करिएगा, बाकी पैसे को थोड़ा रोक के रखिए। चलिए, थोड़ा थोड़ा करके अभी निवेश करिए। और जफर हुसैन साहब कह रहे हैं सर 2-3 स्टॉक के नाम बोलिए जिससे अच्छा पैसा कमा सकूं। सर अभी 5 शेयरों के नाम बता दिए रवि जी ने, आप तो 2-3 की बात कर रहे थे। 3 बैंक बताए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा RVNL का शेयर बताया गया है,
REC का शेयर बताया गया है। तो ये 5 शेयर हैं, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, एक साथ सारे पैसे ना लगाइए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर? जिन भी स्टॉक्स में मैंने चर्चा करी है इनमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन शेयर इंडिया की प्रीमियम रिसर्च एडवाइजरी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन पर्सनल मेरी कोई भी पोजीशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अगर आपके प्रश्न आज शामिल नहीं हो पाए तो परेशान मत होइए। अब हर रोज़ हम दोपहर 1 बजे बात करेंगे शेयर बाज़ार की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब कल बाज़ार तेज़ रहेगा या मंदा रहेगा। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग हमारे साथ मनी 9 के साथ आप लगातार बनाते रहिए। और पर्सनल फाइनेंस को लेकर के अब हम नया शो लेकर के आ रहे हैं। हेलो मनी 9 का जो दूसरा शो है वो शाम को 4 बजे प्रियंका संभव के साथ देखना मत भूलिएगा। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बीमा, इन तमाम चीज़ों से जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल है तो भी आप भेजते रहिए। आपके सवालों को हम, उस तरह के सवालों को हम शाम को 4 बजे डिस्कस करेंगे। और कल दोपहर मेरे साथ जुड़िए और शेयर बाज़ार की रणनीति बनाइए और सवाल भेजते रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप मनी 9 छोड़ के कहीं मत जाइए, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।